A very good morning. I am your teacher from Sanskriti Curriculum School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पार्ट दो जो है हमारा किसका है, राम कथा का। राम कथा का पार्ट 2 का नाम है जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ साथ उन्हें नदी की पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू किनारे चलते चलते नदी तट पर एक उस तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र ने सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम हो आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे दिन भर पैदल चलते और उन्हें चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान की दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल को आधे छिपे हुए। आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराया। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्या सिखाना चाहता हूँ। इनसे सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि ने निकट आकर बैठे विश्वामित्र को दोनों को भाइयों को अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग भी सोए। तिनकों और पत्तों के बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। ये देखिए, ये ताड़का है और ये राम जी हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि भी अब आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उससे शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले नदी पार करनी रहती थी। रात में ऐसा करना विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह नाव में गंगा पार की। नदी पार जंगल था। घना दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना व डरावना नहीं था। हर ओर झींगरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनि। राम और लक्ष्मण के आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर वनस्पति जंगल की शोभा, इनसे कोई जंग नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से वह वही रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटाना होगा। ताड़का के डर से कोई वन नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती था, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उससे सुंदर नाम का वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। महर्षि धनुष पर प्रत्यक्ष चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। इसमें क्या हुआ कि जो राम जी थे, उन्होंने ताड़का पर ऐसा वो चलाया, तो राम जी अचानक से जो वार था वो उनके हृदय में जाके ऐसा लगा, तो वो वहाँ पे मर गई। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे राज चलता रहा। फिर वो लोग आगे निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि है ना, फिर अब जो वो वन था ना, वो वन बहुत अच्छा हो गया था। उसमें क्या था कि विश्वामित्र जी तो पहले तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। फिर उन्होंने दोनों राजकुमारों को इस तरह से अस्त्र शस्त्र दिए और प्रयोग की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम अब फिर क्या था, फिर दूसरे महर्षि का आश्रम वहाँ से थोड़ा ही दूर था, लेकिन अब वो रात हो गई थी, तो विश्वामित्र ने अगले दिन करने का तय किया। लेकिन ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों रात वहीं बिताई। ताड़का वन में जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल में जब बदला हुआ लगा था, अब जो ताड़का मर गई तो वो मंदिर सुंदरवन बन गया। राम लक्ष्मण के आने और फिर उसके ही कुछ दिन बाद पता चला कि जब वो राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ जा रहे थे, तो सबने उनका वहाँ पर आदर सत्कार किया और उनके आश्रम पे उन्हें अच्छे से रखा। फिर उसके बाद वहाँ यज्ञ की तैयारियाँ शुरू हो गई, तो अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तो आश्रम की रक्षा राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान के अंतिम चरण में था, पूरा होने वाले थे कुछ भी दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक रहा, शांति से निर्विघ्न लगता था। राजकुमार की उपस्थिति में राक्षसों को भगा दिया। राम लक्ष्मण युग पूर्ण तक सोने तक का मतलब वो सोते भी नहीं थे, वे लगातार जागते रहते और कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ी और हाथ में धनुष। प्रत्यक्ष चढ़े हुए अनुष्ठान में अंतिम दिन
अब लास्ट दिन बचा था, अचानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बदल आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा इस बात की राम लक्ष्मण ने उनकी बहन को मारा था। तो जो ताड़का थी वो मारीच और सुबाहु की बहन थी। तो उन्होंने हौसला उतरती धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण देते ही मूर्छित हो गया। बाण में वेग से बहुत दूर जाकर समुद्र के किनारे वह मरा नहीं। जब आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर आया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु मरने से राक्षस सेना भगदड़ मच गई, चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण बाणों के शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग पड़े। विश्वामित्र ने अनुसार सम्मत हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाकर कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज। अब वो क्या हुआ था, मिथिला कहाँ थी? मिथिला थी राजा जनक के यहाँ की, जहाँ से सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ था। उन चारों बहनों का विवाह किसके साथ? राम जी के साथ हुआ। राम और लक्ष्मण हम लोग वहाँ मिथिला जाएंगे, यहाँ से मिथिला जाएंगे जनक के यहाँ विदेशराज रजवाड़े में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। उनके आयोजन के हिस्से के महाराज एक अद्भुत शिव धनुष है। जो वो जनक जी थे उनका पास एक शिव धनुष था, अद्भुत सुंदर। तुम भी उसे, वो इतना बड़ा था कि मतलब राम और लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे कि ऐसी चीज़ देखने के लिए। नॉर्मल सी बात है, जब कोई नई चीज़ देखने सुनने को मिलती है तो वो खुश। अब सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ गौरव ऋषि के आश्रम में रहते हुए गंगा में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र को स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेशराज वे चकित हो रह गए कि ये वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछ लिया कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? वो कौन थे? राम और लक्ष्मण थे, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं अपने साथ लाया हूँ ये अद्भुत धनुष दिखाने। वो उनको अपना अद्भुत धनुष दिखाने आए। फिर ऋषि मुनि ने राजकुमार यज्ञशाला का उपस्थित हुआ, वहाँ के धनुष को उल्लेख किया। महाराज ने शिव धनुष यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच में इतना विशाल था कि लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी के पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक दूसरी जगह ले आया था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते ही यज्ञशाला में आ गए। धनुष देखते ही विदेशराज ने पल के लिए उदास हो गए। विदेहराज के पल्ली उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस प्रत्यक्ष से चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह हुआ। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए, उठाना तो दूर वे हिलाकर नहीं रोक पाए। प्रत्यक्ष क्या चढ़ा? विदेशराज संग के समक्ष में ऐसे विष्णु नाम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु के आगे सुखा कर आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने यह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हंतप्रभ थे। उनकी प्रत्यक्ष चढ़ा दो मुनिवर? राम ने पूछा। इसकी प्रत्यक्ष चढ़ा दो मुनिवर? राम से पूछा। अवश्य, यदि ऐसा ही कर सकते हो तो। विदेशी चकित थे। राम ने अपने आने से धनुष उठाया, ऊपर से किया हुआ था फिर कि है ना, जो राम जी थे तो उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया। अब वहाँ पर क्योंकि जनक खुद चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हो, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने जैसे मतलब उन्होंने वो तोड़ दिया। फिर धनुष टूट गया, तो धनुष के बीच से टूट गया, दो टुकड़े हो गए। बच्चों को खिलौनों की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभा की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए जो वर मिल गया था, उनकी प्रतिज्ञा पूरे। जनकपुर राजा मुनिवर, उनकी अनुमति हो तो महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश अति शीघ्र भेजा जाए। महर्षि की अनुमति से दूत अद्यवत भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले तो इस पर जनकपुर धूम मच गई। भारत के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ भारत की मिथिला पहुंचने 5 दिन लग गए। राम जी की बारात जाने में कितने दिन में पहुंची थी मिथिला? 5 दिन में। जनकपुरी जो थी बहुत जगमगा थी। हर मार्ग में तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना ऐसा महका रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। विवाह से ठीक पहले विदेश महाराज दशरथ ने कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने पर मेरी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज से भी 2 पुत्रियां, मांडवी और शुभकीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करा। दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया और चारों बहनों का एक ही घर में विवाह हो गया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बारात बहुओं को लेकर इधर लौटी तो रानियों ने पुत्र वधू की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर क्या हुआ कि राम जी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह कहाँ पर हुआ था? जनक जी के
घर पर, मतलब कहाँ पे था वो, मिथिला में। मिथिला नरेश कौन थे? गांधी। अब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूँगा, और आपको वो क्वेश्चन आंसर याद करना, उसमें एमसीक्यू के माध्यम से वो आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।